नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। जून Q1 क्वार्टर बहुत अच्छा जा रहा है। हमारी वॉच लिस्ट की कंपनियां बैक टू बैक अच्छे-अच्छे रिजल्ट्स निकाल रही हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी अभी काफ़ी अच्छी रही है। तो आज हम Q1 FY27 रिजल्ट सीरीज़ की दूसरी वीडियो में 4 स्मॉल कैप बिज़नेसेस लेकर आए हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स निकाले हैं, जो अभी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी क्योंकि इन 4 में से 2 तो नए ही लिस्ट हुए हैं। तो इन्हें हम पहली दफ़ा आप सबके लिए अपने चैनल पर कवर कर रहे होंगे और यहाँ से हमें इन दोनों में काफ़ी अच्छी पोटेंशियल दिखती है। और फिर जो अन्य 2 स्टॉक्स भी हैं, तो उनमें भी टर्न अराउंड हो रहा है। ये काफ़ी समय से इग्नोर्ड रहे हैं, पर इनमें अभी इंटरेस्टिंग ट्रिगर्स प्ले आउट हो रहे हैं, जो इन्हें अगले डेढ़ 2 साल तक फ़ोकस में रखेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। तो अब चलिए बिना कोई देरी किए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहला बिज़नेस जो आज हम कवर करेंगे वो है बजाज कंज्यूमर केयर। इसको हम कुछ समय से अपनी सिंपली स्टॉक्स कम्युनिटी में कवर भी करते आए हैं और एक्चुअली ना पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद इस बिज़नेस को हमने अपने यूट्यूब ऑडियंस के लिए भी कवर किया था। आप सबके लिए कवर किया था और तब से ये काफ़ी अच्छा भी किया है और इनके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। तो चलिए इन्हीं से शुरुआत करते हैं। बजाज कंज्यूमर आपका हेयर ऑयल्स के बिजनेस में है और अगर आपने सुना होगा ना तो बजाज आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल तो वो मशहूर ब्रांड इन्हीं की है। इसके अलावा इनके पास कोकोनट और अन्य हेयर ऑयल्स का भी पोर्टफोलियो है और बजाज कंज्यूमर केयर अपने नए मैनेजमेंट के अंडर अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है। इन्होंने प्राइस बढ़ाने, डिस्ट्रीब्यूशन फैलाने, सेल्स मैनेजमेंट और मिक्स इम्प्रूवमेंट माने कि थोड़े हाई मार्जिन हेयर ऑयल्स इन सब के अराउंड कदम लिए हैं, इनिशिएटिव्स लिए हैं। अब सीधा चलिए इनके रिजल्ट्स पर आते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि Q1 यानी कि अप्रैल से जून के महीनों में सेल्स इनकी 341 करोड़ रुपए रही हैं, जो कि पिछले साल से 28% की ग्रोथ है। एबिटा इनका पिछले साल से डबल हो गया है, अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। ईयर ऑन ईयर आप देखोगे मार्जिन 15.8% से 24.7% हो गई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंप्रूवमेंट है और यही मार्जिन एक्सपेंशन ना इस बिज़नेस को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। तो आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो वहाँ पर भी यही बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है 85% की और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़कर 21% पर आई है। पर दूसरी तरफ क्या हुआ है कि वॉर की वजह से ग्रॉस मार्जिन पर प्रेशर आया है। ऑयल्स में एलएलपी यानी लाइट लिक्विड पैराफिन होता है और ये बेसिकली आपका एक तरह से क्रूड ऑयल से ही बनता है। तो वॉर की वजह से इसका दाम ऊपर चला गया है। वॉर थोड़ी बहुत डी-एस्केलेट हो रही थी पर अभी देख रहे हैं कि हम वापस से फिर से शुरू हो गई है। तो आगे भी इनके मार्जिन्स पर प्रेशर रहेगा, पर उसके बावजूद मार्जिन्स स्ट्रॉन्ग ही हैं हम बोलेंगे, आप देखोगे। और इन्होंने प्राइस रिविजन्स किए थे, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी आई है। इसके अलावा अक्सर क्या होता था कि बाकी जो ऑयल्स होते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, यानी कि आपका सरसों का तेल और बादाम का तेल हो गया, तो इनका दाम वैसे आप देखोगे इस टाइम के अराउंड कूल डाउन हो जाता था। पर इस बारी इस साल वो भी एलिवेटेड है। हाँ, जो नारियल का प्राइस है वो थोड़ा ज़रूर कूल डाउन हुआ है, तो उसकी वजह से कोकोनट ऑयल्स में अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। एडीएचओ में आपकी लो टीन्स यानी कि 12 से 13% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है। ये आपको वैसे कम लगेगा पर ये ना एमएल रिडक्शन करने के बाद की ग्रोथ है। मतलब इन्होंने अपने बॉटल्स और सैशे वगैरह में एमएल वाइज़ क्वांटिटी कम की है, मार्जिन्स बेहतर करने के लिए। और इसके अलावा जो भी इन्होंने छोटे पैक्स और सैशे निकाले हैं, वो अभी काफ़ी अच्छी ग्रोथ लाए हुए हैं। तो ओवरऑल आलमंड ड्रॉप्स में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स के प्राइस एलिवेटेड ही हैं, तो इन्होंने ना अपना एवरेज सेलिंग प्राइस भी थोड़ा-सा बढ़ाया है। अब वैसे तो सेलिंग प्राइस ये हर साल ही बढ़ाते आए हैं अब तक, पर मोटा-माटम इस साल एवरेज सेलिंग प्राइस पिछले साल से 29% ग्रो किया है। पर यहाँ से अब आगे कोई प्राइस इंक्रीज़ या रिवीजन नहीं होगा। रॉ मटेरियल को देखते हुए हाँ, ये थोड़ा-सा प्राइस बढ़ा लें या घटा लें, तो ओवरऑल जो पोर्टफोलियो बेसिस पर इनको प्राइस बढ़ाने थे, वो हाँ चेंजेस हो चुके हैं, वो जो भी चेंजेस करने थे और इन्होंने वो बढ़ा दिए प्राइसेज़। यहाँ से प्राइस रिवीजन एज़ सच पोर्टफोलियो मिक्स को बेहतर करने के लिए नहीं होगा। जैसे पहले ये कोकोनट ऑयल्स में भी मारिको के मुकाबले काफ़ी डीप डिस्काउंटिंग करते थे, तो अब वो भी जो उनका प्रोडक्ट है, वो भी प्राइसिंग के नज़रिए से कॉम्पिटिटिव हो गया है, तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ खास इंक्रीज़ नहीं हो रहा होगा। यहाँ से अब जो मेन मार्जिन एक्सपेंशन होना है ना, तो वो पूरा का पूरा आपका ऑपरेटिंग लेवरेज से होगा, ना कि प्राइस बढ़ाने की वजह से। बाकी इनका ग्रोथ पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा किया है, जिसमें आपके नॉन एडीएचओ ब्रांड्स आते हैं। उसमें आप देखोगे कि 7 से 9% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आई है।
तो इसे ही अगर हम लोग एनुअलाइज्ड देखें तो आपकी 30 से 40% की ग्रोथ है। नॉन एडीएचओ में मैनेजमेंट बंजारा ब्रांड पर काफ़ी फ़ोकस्ड है। इन्होंने ये बिज़नेस थोड़े टाइम पहले एक्वायर किया था। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई है कि पिछला क्वार्टर तो अच्छा था ही, पर इस क्वार्टर यानी कि Q1 में ग्रोथ थोड़ी-सी एक्सेलरेट हो गई है। तो उसकी एक्चुअली उम्मीद थी नहीं, और इसका कारण वही है जो हम आपको बता रहे थे कि स्मॉल पैक्स और सैशे वगैरह अच्छा किए हैं। इसलिए अगले 2 से 3 क्वार्टर्स हमें यहाँ पर अच्छे नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। और मैनेजमेंट भी आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ग्रोथ को लेकर। उनका तो कहना है कि वो आराम से डबल डिजिट टू लो टीन्स यानी कि 10 से 15% वॉल्यूम ग्रोथ ला सकते हैं। इसके अलावा इनका गाइडेंस है कि 20 से 25% के बैंड में एबिटा मार्जिन अब बनी रहेगी, और जो इनका नॉन आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल पोर्टफोलियो है, उसको इनका 30% सीएजीआर से ग्रो करके डबल करने का प्लान है। और अपनी कोर कैटेगरीज के लिए ये 10% टाइप ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। तो ये एफएमसीजी स्पेस के हिसाब से काफ़ी हेल्दी ग्रोथ है। हालाँकि एक चीज़ का आपको ध्यान क्या रखना है कि देखिए, अभी जो मैनेजमेंट ने इतने सारे अच्छे-अच्छे बदलाव किए हैं, तो बिज़नेस अच्छा किया। तो 1.5 साल तक तो यहाँ पर हाई ग्रोथ रहेगी, पर धीरे-धीरे ना इस बिज़नेस में स्लो डाउन आएगा। तो अगर आपकी बजाज कंज्यूमर में रुचि आ रही है, तो हमको लगता है कि इनके लिए जो बेस्ट समय है, वो अगले ये 1.5 से 2 साल तक का रहेगा। हाँ, ये हाल ही में रैली किया है, पर आप देखोगे कि Q1 के अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी ये अभी भी 30 से 32 के पीई पर ही है। तो अगर हम अन्य एफएमसीजी प्लेयर से मिलाएँ ना, तो ये अभी भी अंडर वैल्यूड ही है, और उल्टा ग्रोथ भी यहाँ पर बेहतर है या फास्ट है। पर होगा क्या कि जैसे-जैसे आगे ये बिज़नेस ग्रो करेगा, वैसे-वैसे थोड़ा स्लो डाउन भी आएगा, बिकॉज़ बेस जो है वो बड़ा होता चला जाएगा। पर हाँ, ओवरऑल अगले 1 से 2 साल के लिए यहाँ पर हमको अच्छी विज़िबिलिटी दिखती है। बाकी रिस्क वाइज़ मेन रॉ मटेरियल्स का ही रिस्क है। लिक्विड पैराफिन का दाम वॉर की वजह से ऊपर चला गया है। पर ओवरऑल हम बोलेंगे कि ये बिज़नेस अभी अच्छी पोज़ीशन में है, अच्छा कर रहा है, और आप इसे एक बारी खुद से इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आज का हमारा दूसरा बिज़नेस जिसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं, वो है आई फाइनेंस। आई फाइनेंस आपका माइक्रो फाइनेंस सेक्टर या एमएफआई से है, पर एमएफआई में भी ना ये नीश और यूनिक कैटेगरी में काम करता है, जो इसे एमएफआई बिज़नेसेस से ही थोड़ा स्पेशल या अलग बनाता है। जैसे डिटेल्स में जाएँ, तो आई फाइनेंस आपका बहुत ही छोटे एमएसएमईज़ को लोन्स देते हैं, जिनकी साल की जो सेल्स होती हैं, वो 30 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में होती हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई छोटी-सी शू शॉप है, डेयरीज़ हो गईं, या किसी की इलेक्ट्रिकल वर्क्स या इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग की शॉप है, या जैसे छोटी जो स्टील फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज़ रहती हैं, जहाँ पर गेट्स और रेलिंग वगैरह बनने का काम होता है, तो ये ऐसे बिज़नेसेस को कैटर करते हैं और उन्हें वर्किंग कैपिटल के लोन्स देते हैं। जबकि आपके जो अन्य एमएफआई प्लेयर्स हैं, जैसे अरमान हो गया या क्रेडिट एक्सेस हो गया, तो वो इंडिविजुअल्स या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन्स देते हैं। ये माइक्रो एमएसएमईज़ को टारगेट करता है आपका आई फाइनेंस, और ये एक नीश अंडर पेनिट्रेटेड सेगमेंट है। मतलब यहाँ पर ना इतने ज़्यादा प्लेयर्स नहीं हैं। जैसे आप देखोगे देश भर में कितने ज़्यादा माइक्रो एमएसएमईज़ होंगे जिनको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, पर कोई है ही नहीं उनको सर्व करने के लिए। और आई फाइनेंस की स्पेशलिटी क्या है कि ये आपका छोटे बिज़नेसेस जो होते हैं, ये आपके ज़्यादातर कैश बेस्ड ट्रांज़ैक्शंस पर चलते हैं। ये आपके रजिस्टर्ड तो होते नहीं हैं, जैसे जीएसटी फाइलिंग वगैरह करते नहीं हैं। तो आई फाइनेंस के पास ना अपने खुद के प्रोप्राइटरी रिस्क असेसमेंट मॉडल्स हैं, जिसमें ये कैश ट्रांज़ैक्शंस और बाकी सब चीज़ों को भी देख के उस हिसाब से क्रेडिट अंडरराइटिंग करते हैं, इन बिज़नेसेस को लोन्स देते हैं। इनकी अब 571 ब्रांचेज़ हो गई हैं देश भर में, और इनके पास लगभग पौने 7 लाख कस्टमर्स का बेस है। इनकी जो 51% लोन बुक है, वो ट्रेडिंग बिज़नेसेस की है। फिर लाइव स्टॉक रियरिंग जैसे कि डेयरीज़, पोल्ट्रीज़ वगैरह का इनके एयूएम में 25% शेयर है, और इनकी ज़्यादातर प्रेज़ेंस बिहार, उत्तर प्रदेश और इसके अलावा फिर राजस्थान जैसे मार्केट्स में है। बाकी इस साल ये मेनली अपनी एक्जिस्टिंग ब्रांचेज़ को ही ग्रो करने पर, उन्हें स्टेबलाइज़ करने पर फ़ोकस करेंगे। सिर्फ़ इनका 40 से 50 नए ब्रांचेज़ ऐड करने का प्लान है, और जो मेन ब्रांच एक्सपेंशन होगा, वो यहाँ से Q3 या Q4 के बाद का प्लान किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो लोन बुक की बात करें, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनकी जो 77% लोन बुक है, वो इनकी हाइपोथिकेशन लोन्स की है। इनमें ऐसा एसेट जाता है, मतलब जो बिज़नेस या इंडिविजुअल इस्तेमाल भी कर रहा है ऑन अ डेली बेसिस, और उसके अगेंस्ट इन्होंने लोन भी दे दिया है। जैसे आप पिकअप ट्रक का उदाहरण ले लो, ठीक है? और बाकी इसके अलावा ये फिर ज़मीन और घर के अगेंस्ट भी लोन्स देते हैं, जो आपके मॉर्गेज और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़ हो गए।
तो अब ये सब हमने आपको समझा दिया कि आई फाइनेंस बेसिकली करता क्या है, कैसे ये अलग है। अब चलिए सीधा इनके फाइनेंशियल मैट्रिक्स पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एयूएम माने कि इन्होंने टोटल कितने लोन्स दिए हुए हैं, वो पिछले साल से 28% ग्रो होकर 7,300 करोड़ के ज़्यादा के हो गए हैं। डिसबर्समेंट्स माने कि नए लोन्स पिछले साल से 22% ग्रो किए हैं। फिर आप देखोगे कि जो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम है, वहाँ पर भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। पिछले साल से 28% बढ़कर 332 करोड़ रुपए इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम आई है। हाँ, आप देखोगे कि ग्रॉस इनकम में और फिर नेट इनकम में ग्रोथ में काफ़ी फ़र्क है और इसका कारण क्या है कि पिछले साल ना थोड़ा फॉरेक्स मूवमेंट और इसके अलावा डीए उसका एडजस्टमेंट था। माने कि जिसमें डीए में क्या होता है कि डीए में एनबीएफसीज़ अपने लोन्स सीधा किसी बैंक्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो पिछले साल वो इनकम ज़्यादा थी, इसलिए ग्रॉस टोटल इनकम का बेस बढ़ा है लास्ट ईयर का अदर इनकम ऐड होने से। पर ओवरऑल ये अच्छे नंबर्स हैं। बाकी पिछले साल तो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर ही आपका डाउन था, तो एनपीएस ज़्यादा थे, तो ऑब्वियसली फिर आपकी क्रेडिट कॉस्ट जो होती है, वो ऊपर चली जाती है। तो पिछले साल इनकी जो क्रेडिट कॉस्ट थी, यहाँ पर लिखा नहीं है, पर 5.3% थी, जो इस साल ना कम होके 4% आई है। तो इस वजह से आप देखोगे कि नेट प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। आप यहाँ पर देखो कि नेट प्रॉफिट 144% ग्रो किया है। अब यहीं पर आगे बढ़ते हैं, तो आप ये भी देखोगे कि यील्ड माने कि ऑन एन एवरेज ये कितने ब्याज पर लोन देते हैं। तो इनकी जो इंटरेस्ट यील्ड है, वो आपकी लगभग 22.5% है। इसमें इनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन 16% बनती है और यहाँ आप देखोगे तो निम तो एक्सपैंड हो ही रही है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो अलग से डिक्लाइन करता आया है। माने कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज का भी बेनिफिट मिल रहा है और यहाँ लिखा नहीं है, पर इनका जो ओपेक्स टू एयूएम रेशियो है या एयूएम टू ओपेक्स रेशियो, वो 9% है। जो मैनेजमेंट ने कहा है कि यहाँ से जैसे-जैसे बिज़नेस ग्रो करेगा ना, तो और ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगी और ये अगले 3 सालों में 7 साढ़े 7% तक पहुँच जाएगा। तो आगे भी हमें इस बिज़नेस में मार्जिन्स एक्सपैंड होते हुए दिखेंगे। और बाकी आपकी एसेट क्वालिटी स्टेबल रही है। इस पर मैनेजमेंट का कहना है कि इस साल जो आपकी एसेट क्वालिटी है, वहाँ पर बहुत शार्प इम्प्रूवमेंट्स होते हुए दिख रहे होंगे क्योंकि अब सेक्टर पूरा रिकवर कर चुका है और इनके पार नंबर्स भी बेहतर हुए हैं, वरना वो आगे चल के जो हैं, वो आपके एनपीएस बन जाते हैं, तो वो भी एसेट क्वालिटी खराब करते हैं, अगर पार में स्ट्रेस होता है। तो ओवरऑल पार नंबर्स भी इनके स्टेबल हैं या एक्चुअली बेहतर हुए हैं। और आई फाइनेंस में एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या हुआ है कि हाल ही में इनकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुई है, तो इससे बोरोइंग कॉस्ट इनकी कम हो जाएगी। तो वो भी निम को 10-15 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड करने में मदद करेगा। हाँ, होगा क्या कि मॉर्गेज लोन्स बढ़ने से यील्ड्स पर हल्का प्रेशर आ सकता है, बिकॉज़ जो आपके मॉर्गेज लोन्स होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, तो उन पर बैंक या एनबीएफसी कम इंटरेस्ट चार्ज कर पाता है। तो यहाँ से इनका थोड़ा-सा अपना मॉर्गेज और सिक्योर्ड पोर्टफोलियो भी एक्सपैंड करने का मन है, तो यील्ड पर प्रेशर आएगा, वो कम होगी। पर ओवरऑल लो बोरोइंग कॉस्ट ना उसको काफ़ी हद तक काउंटर कर देगी और निम अच्छे ही मेंटेन रहेंगे। और फिर जो हम आपको बता रहे थे कि एसेट क्वालिटी जो है, इनकी काफ़ी अच्छी रही है। यहाँ आप देखोगे कलेक्शन एफिशिएंसी, पार नंबर्स, क्रेडिट कॉस्ट सब जगह इम्प्रूवमेंट है। और इसके अलावा ना इनका थोड़े समय पहले आईपीओ आया था, तो उसके बाद से कंपनी के पास सफिशिएंट कैपिटल है। यहाँ से आराम से 14,000 करोड़ तक की लोन बुक अपनी ले जा सकते हैं, वहाँ तक ग्रो कर सकते हैं, लेवरेज बढ़ाकर। तो अगले 2 ढाई साल तक आई फाइनेंस को कैपिटल रेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी पिछले 2 साल तो एमएफआई के लिए चैलेंजिंग रहे थे। इसके बावजूद आप देखोगे आई फाइनेंस आपका 3.1 का आरओई डिलीवर किया है, 3.1% का। तो अब जैसे-जैसे क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइज़ होगी और ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिलेगा बिज़नेस को, तो ये आराम से 4 से 5% का आरओए कर ले जाएँगे नियर टर्म और फिर मीडियम टर्म में भी। क्रेडिट कॉस्ट की गाइडेंस इनकी 3.5% के आसपास की है, जो कि इनके सेगमेंट के लिए ठीक है। बाकी इन्होंने 25 से 30% सीएजीआर से अपना एयूएम ग्रो करते रहने का गाइडेंस दिया है। तो आई फाइनेंस एक अच्छा बिज़नेस है, जिसे आप स्टडी कर सकते हो और अभी तो एक्चुअली इनका वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छा है। ये बिज़नेस आप देखोगे बस 1.6 के पीबी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा बिज़नेस है, जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब देखिए, आई फाइनेंस हो गया या बजाज कंज्यूमर हो गया, तो ये अभी अच्छा कर रहे हैं, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये आपका हमेशा ही अच्छे रहेंगे। जब आप
स्मॉल कैप्स या माइक्रो कैप्स में इन्वेस्ट करते हो ना, तो बाय एंड होल्ड या बाय एंड फॉरगेट यहाँ नहीं चलता है। आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते रहना पड़ता है कि आपने जिस कारण से इन्वेस्ट किया है, तो वो स्टोरी प्ले आउट हो भी रही है कि नहीं। आपको रिजल्ट्स ट्रैक करने पड़ते हैं, कौन कॉल सुननी पड़ती हैं कि बिजनेस में चल क्या रहा है। तो आप देख रहे हो ना कि कैसे पहले आपको अलग-अलग सेक्टर्स में से अच्छे बिज़नेसेस को शॉर्ट लिस्ट करना है। फिर एक बारी आपको अच्छा स्टॉक मिल भी गया, तो आपका काम खत्म नहीं हो गया। उसकी आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है कि कब और पैसा डालना है या कब एग्ज़िट लेना है। बिकॉज़ स्मॉल कैप्स में होता क्या है ना कि जब चीज़ें बिगड़ती हैं, तो बहुत स्पीड से भी बिगड़ती हैं। इसलिए हमको लगता है कि एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि इतना सारा समय देकर अलग-अलग सेक्टर्स को, कंपनियों को इतना इन डेप्थ स्टडी कर पाए। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहाँ हम 75 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को आपके लिए क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिज़ल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। पर याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं। ₹6000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट ₹1000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस ₹850 पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से भी हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं। तो आज का तीसरा बिज़नेस जिसके काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट नंबर्स आए हैं, वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। रिज़ल्ट्स के बाद ये काफ़ी ट्रेंड भी किया है और आप देख भी रहे होंगे न्यूज़ वगैरह में। तो उज्जीवन का नेट प्रॉफ़िट पिछले साल से 3 गुना हो गया है। तो हम लोग बिज़नेस मॉडल्स की डिटेल्स में नहीं जाएँगे, बिकॉज़ ये एक तरह से आपका बैंक ही हो गया, अलग-अलग तरह के ये लोन्स देते हैं, तो ऐसा डिटेल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा इनके Q1 के रिज़ल्ट्स हम लोग देख लेते हैं। तो अप्रैल से जून के महीनों में आप देखोगे कि डिपॉज़िट्स जो हैं, वो इनके पिछले साल से 25% बढ़े हैं। लोन बुक में बहुत अच्छी 29% की ग्रोथ देखने को मिली है और उज्जीवन अब आपका ना सिक्योर्ड लोन्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, वहाँ पर ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है। जैसे इस स्लाइड में आप देखोगे सेगमेंट वाइज़, तो गोल्ड लोन्स में ही बहुत बढ़िया 250% की लगभग ग्रोथ आई है। ऑल्दो ये सेगमेंट जो है वो इनका छोटा है, पर ओवरऑल ये गोल्ड लोन्स पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। उसके बाद एग्री बैंकिंग और माइक्रो मॉर्गेज दोनों में 100% की लगभग, फिर व्हीकल लोन्स में 85% की, एमएसएमई लेंडिंग में 54% ग्रोथ और अफोर्डेबल हाउसिंग में 33% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अफोर्डेबल हाउसिंग इनका थोड़ा सेगमेंट भी बढ़ा ही है। ऐसे ही डिसबर्समेंट्स टोटल ईयर ऑन ईयर इनके 41% बढ़े हैं और जो जैसे मेन सेगमेंट वाइज़ हमने एयूएम में ग्रोथ देख रहे हैं, तो वो ही आप देखोगे लगभग-लगभग यहाँ पर भी ओवरलैप हो रही है। उन्हीं सब सेगमेंट्स में डिसबर्समेंट्स अच्छा ग्रो किए हैं। पर हाँ, आप देखोगे कि एमएफआई लोन्स में अभी भी उतनी तेज़ी नहीं है, जो हम आपको बता रहे थे कि उज्जीवन का सिक्योर्ड लोन बुक ग्रो करने पर ज़्यादा फ़ोकस है। और वो ना आपको यहाँ पर फ़र्क भी दिखेगा। जैसे एमएफआई लोन्स पर तो ये 22.5% तक का ब्याज ले पाते हैं, जबकि अन्य प्रोडक्ट्स पर आपकी जो एवरेज यील्ड रहती है, वो 12 से 13% के आसपास रहती है। एमएफआई लोन्स आपके साइज़ में छोटे भी होते हैं, बस 60-70 हज़ार रुपए के आसपास, और यहाँ मार्जिन्स भी आपके हाई रहते हैं। पर साथ के साथ क्या है कि रिस्क भी आपका ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। इसलिए बैंक ये उज्जीवन आपका धीरे-धीरे बड़े टिकट साइज़ वाले सिक्योर्ड लोन्स आपका बढ़ा रहा है। माने कि उज्जीवन सिर्फ़ लोन बुक बढ़ाने के बजाय हायर वैल्यू वाले सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा फ़ोकस्ड है, जैसे मॉर्गेज लोन्स हो गए, हाउसिंग लोन्स हो गए। तो इससे आपका बिज़नेस डाइवर्सिफ़ाई का डाइवर्सिफ़ाई होगा और लॉन्ग टर्म में थोड़ा ज़्यादा स्टेबल भी हो जाएगा। अब एसेट क्वालिटी की बात करें, तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि परफॉर्मेंस इनकी स्ट्रॉन्ग रही है। पिछले 1 साल में एसेट क्वालिटी लगातार इम्प्रूव हुई है। ग्रॉस एनपीएज़ 2.5% से घटकर 2.2% पर आ गए हैं लगभग, और एसएमए माने कि आपके वो अकाउंट्स जो भले एनपीएज़ नहीं हैं, पर थोड़ा बहुत डीले हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट है। और साथ में ही पार ज़ीरो भी आपका 4.8% से इम्प्रूव होकर 3.6% पर आ गया है। उज्जीवन भी आपका एमएफआई रिकवरी का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। पिछले साल इनको भी काफ़ी हिट लेना पड़ा था। पर अब आप देखोगे सेक्टर ट्रैक पर आ गया है, क्रेडिट कॉस्ट डिक्लाइन हुई है, तो ऑटोमैटिकली नेट प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। तो ये अब हम लोग आगे देख रहे होंगे। और एक और पॉजिटिव चीज़ क्या हुई है कि ये अपना प्रोविज़न कवरेज रेशियो लगातार बढ़ाते आए हैं। उज्जीवन पहले से बेहतर प्रोटेक्टेड भी है,
बिकॉज़ एक तो सिक्योर्ड लोन्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है और साथ के साथ हमने देखा कि पीसीआर भी इनका बढ़ गया है और इसके अलावा इनके पास फ्लोटिंग प्रोविजंस भी हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर फ्यूचर स्ट्रेस को एब्ज़ॉर्ब करने में मदद कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल हम बोलेंगे कि सभी मैट्रिक्स में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। आइए अब हम लोग फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इंटरेस्ट इनकम 25% ग्रो करी है और टोटल इनकम पिछले साल से 22% बढ़कर 2,280 करोड़ रुपए के आसपास आई है। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि पीपीओपी 52% बढ़ा है और जो हम बोले थे कि सभी एमएफआई कंपनियों में वो हो भी रहा है कि क्रेडिट कॉस्ट आप देखोगे यहाँ पर भी कि पिछले साल से 225 करोड़ रुपए से घटकर अब 127 करोड़ रुपए आई है या रह गई है, यानी इनको बैड लोन्स के लिए कम प्रोविजंस करने पड़े हैं या बनाने पड़े हैं। तो इसका सीधा असर प्रॉफिटेबिलिटी पर भी देखने को मिला है कि नेट प्रॉफिट इनका 3 गुना हो गया है और आप देख पा रहे होगे कि कितनी ज़बरदस्त 207% की ग्रोथ आई है नेट प्रॉफिट में। बाकी इस साल के लिए इनके मैनेजमेंट ने 25% लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस अपना मेंटेन किया हुआ है। साथ ही प्लस पॉइंट क्या है कि Q1 में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से मैनेजमेंट ने आरओए गाइडेंस बढ़ाकर 1.8 से 2% कर दी है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में कलेक्शंस काफ़ी आपके स्टेबल हो चुके हैं, तो इस वजह से क्रेडिट कॉस्ट पहले के मुकाबले कम रह सकती है या रहेगी ही एक्चुअली। अब कई बारी ना लोग हमसे पूछते हैं कि उज्जीवन आपका अच्छा है या उत्कर्ष या अरमान हो गया। तो हमारा ऐसा मानना है कि हम उज्जीवन को एज़ अ माइक्रो फाइनेंस लेंडर नहीं देखते हैं। उज्जीवन आपका एक यूनिवर्सल बैंक बनने की राह पर चल रहा है। जैसे थोड़े समय पहले इन्होंने अपनी एप्लीकेशन भी फाइल करी थी, जो आरबीआई ने रिजेक्ट कर दी थी, क्योंकि इनकी लोन बुक जो थी वो अभी इतनी डाइवर्सिफाइड नहीं है। पर आप देखोगे कि ये सिक्योर्ड लोन्स पर काफ़ी जोर दे रहे हैं। सिक्योर्ड बुक इनकी 1 साल में 45 से अब 50% प्लस की हो गई है और इस साल के अंत तक ये उसे 56% तक ले जाने का टारगेट रख रहे हैं। तो उज्जीवन आपका एक अच्छा इमर्जिंग बैंक है, जिसे आप स्टडी कर सकते हो। अब आखिरी में चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने चौथे और आखिरी बिज़नेस ब्लू स्टोन ज्वेलरी को देख लेते हैं। इनके जून में काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर्स आए हैं और ये क्वार्टर कंपनी के लिए मार्जिन्स के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन हमें यहाँ पर देखने को मिला है और साथ के साथ इन्होंने फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस भी दी है, तो वो भी हम लोग उस सब पर भी बात कर रहे होंगे। अब देखिए, वैसे तो हम अपने चैनल पर कई सारे ज्वेलरी बिज़नेसेस को कवर करते आए हैं, जो अभी काफ़ी अच्छा भी किए हैं, जैसे स्काई गोल्ड हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया। पर अब हमको लगता है कि ज्वेलरी स्पेस में ब्लू स्टोन भी आपका एक काफ़ी इमर्जिंग और इंटरेस्टिंग बिज़नेस है, जिसे आपको ट्रैक करना चाहिए। अब एक बारी हम लोग इनका बिज़नेस समझ लेते हैं, तो आपको लगेगा कि क्यों कै या कैसे ये इतना अलग मॉडल है, बिकॉज़ हमको इतना पसंद क्यों आ रहा है ये। तो जैसे आप देखोगे कि जो आपके अन्य ज्वेलर्स हैं कि तानिष्क हो गया या कल्याण हो गया, तो ये उनसे थोड़ा अलग हैं। वो ना आपका थोड़ा हेवी वेट या ब्राइडल ज्वेलरी पर थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं। उनका भी लाइफ़स्टाइल ज्वेलरी का पोर्टफ़ोलियो है, पर उधर वो हेवी वेट ज्वेलरी पर ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं। पर ब्लू स्टोन स्पेसिफ़िकली आपका लाइट वेट, डेली वियर या ऑकेज़न वियर ज्वेलरी सेल करता है। ये 50,000 से 75,000 रुपए से कम की रेंज में। और यहाँ तो एक तो आपके मार्जिन्स भी हाई हो जाते हैं, क्योंकि मेकिंग चार्ज आपका ज़्यादा रहता है और इस प्राइस पॉइंट पर ना आपका डिज़ाइन्स पर ज़्यादा फ़ोकस रहता है। इसलिए स्टडेड ज्वेलरी का भी यहाँ पर शेयर ज़्यादा रहता है। साथ ही अलग-अलग तरह के प्रीशियस मेटल्स भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे सिल्वर हो गया और प्लैटिनम भी रहता है, तो वहाँ पर भी मार्जिन्स में बेनिफिट मिलता है। इसमें एक और एडेड बेनिफिट क्या है कि इनका ना रिपीट कस्टमर ज़्यादा है, करीब 60%। और ये जो सेगमेंट है 1 लाख रुपए या 75,000 रुपए से कम की ज्वेलरी का, तो ये भारत में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ये सेगमेंट ही आपका सालाना 18 से 20% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। ब्राइडल या हेवी ज्वेलरी की डिमांड अब उतना तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही है। अब ब्लू स्टोन इसमें ऑम्नी चैनल अप्रोच फॉलो करता है। इनके देश भर में 352 स्टोर्स हो गए हैं और इसके अलावा ये अपनी वेबसाइट और ऐप से भी प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। इनके पास और भी क्या एडवांटेजेस हैं कि ये टेक्नोलॉजिकली और मैन्युफैक्चरिंग वाइज़ दोनों ही तरह से एक काफ़ी वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिज़नेस हैं। जैसे इसको हम और समझाते हैं कि हम जैसे अन्य ज्वेलर्स के केस में देखते हैं कि उनका 50 से 60% जो बिज़नेस होता है, वो उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग से आता है और बाकी का वो स्काई गोल्ड या शांति गोल्ड जैसे बी2बी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स से आउटसोर्स करवाते हैं, उनसे बनवाते हैं। वहीं ब्लू स्टोन आपका काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन फ़ोकस्ड है, तो ये हमेशा अपने डिज़ाइन्स के लिए फ़ेमस रहे हैं
और ये अपनी सारी ज्वेलरी जो भी पीसेस की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो इन हाउस करते हैं। इनकी लगभग 95% जो सेल्स हैं वो इन हाउस मैन्युफैक्चर्ड ज्वेलरी से ही आती हैं। और इसके अलावा इन्होंने अपनी जो वेबसाइट है, जो ऐप है, वो पूरा का पूरा टेक इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी पूरा खुद ही इन हाउस डेवलप किया है। और ये जो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, तो इन्हें ये 2 तरह से मदद करता है। एक तो इन्हें 4 से 5% या 4 से 5 परसेंटेज पॉइंट्स का बेनिफिट मिल जाता है मार्जिन्स में। मान लेते हैं कि अगर कल्याण है, वो स्काई गोल्ड से ज्वेलरी बनवा रहा है, तो उसे भी तो स्काई गोल्ड को मेकिंग चार्ज पे करना पड़ेगा ना। तो एक तो उनकी वो मार्जिन बच जाती है, जो एक रिटेलर मैन्युफैक्चरर को पे करता है, और दूसरा इनके अपने डिज़ाइन्स पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है। वरना कई बारी क्या होता है ना कि जो मैन्युफैक्चरर्स के डिज़ाइन्स होते हैं, वो आपके मार्केट में अन्य प्लेयर्स तक भी फैल जाते हैं। पर यहाँ पर ब्लू स्टोन के पास ये एडवांटेज है। और ये जो कैटेगरी है ना आपकी, या जो सेगमेंट है अंडर 50,000 का या 75,000 रुपए का, तो ये इन्हें इस सेगमेंट में एक मोट भी प्रोवाइड करता है। क्योंकि यहाँ पर जो आपके परचेजेस होते हैं वो आपके डिजाइन लेड परचेजेस ही होते हैं। मतलब कि कस्टमर इनका प्रोडक्ट ऐसे इन्वेस्टमेंट के नजरिए से या ग्रामेज देखकर नहीं खरीदता है, वो इसके बजाय डिजाइन के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं। तो वो इन्हें हेल्प करता है, बिकॉज ये पूरा इनका डिजाइन्स पर कंट्रोल रहता है। अब चलिए सीधा इनके रिजल्ट्स पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनकी जो सेल्स हैं वो पिछले साल से Q1 में 49% ग्रो करी हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन स्टेबल रही है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब रहता है कि जो आपके बेसिक खर्चों के बाद, माने कि बनवाई का कितना खर्चा आया या पैकेजिंग का कितना आया, तो उन सब खर्चों के बाद आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो बचती है वो रहती है। इसके अलावा आप देखोगे कि रिपोर्टेड एबिटा में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, और रिपोर्टेड एबिटा मार्जिन आपकी 15% तक पहुंच गई है। पर बेहतर रहेगा कि हम लोग ना ये प्री इंड एएस एबिटा मार्जिन देखें। यहाँ पर जो आपका इन्वेंट्री गेन है वो एक्सक्लूड हो जाता है। बिकॉज हुआ क्या था कि जो हाल ही में सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, तो उसकी वजह से कई सारे ज्वेलर्स आपका इन्वेंट्री गेन्स रिकॉर्ड कर रहे होंगे। बिकॉज उनके पास जो सोना था, तो उसका रेट तो एक तरह से बढ़ गया ना मार्केट में, तो उनके लिए वो मुनाफा हो गया। तो उसको अगर हम लोग हटा कर देखें, तो इनका जो एबिटा है वो पिछले साल से यहाँ पर आप देखोगे 145% ग्रो किया है। पर यहाँ पर और ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है कि इनके जो एबिटा मार्जिन है वो 4.7% से 7.5% हो गई है। तो बहुत अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला है। और ये एक बहुत बड़ी चीज है या बहुत अच्छी चीज है कि इस बिजनेस को ऑपरेटिंग लेवरेज का अब हम देख रहे हैं कि पूरा फायदा देखने को मिल रहा है। बिकॉज 2 साल पहले तक तो ब्लू स्टोन आपका लॉसेज में ही हुआ करता था या लॉसेज में चलता था। तो ये तेजी से अपने स्टोर्स खोल रहे थे, प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे थे। पर पास्ट में जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, वो अब जाकर इन्हें रिजल्ट लाकर दे रही हैं। और जो ये 352 स्टोर्स हो गए हैं ना, यहाँ से भी ये बढ़िया सेल्स ला रहे होंगे। पर जो आपके बाकी खर्चे हैं, जैसे सैलरीज हो गई या इसके अलावा मैनेजमेंट का कंपनसेशन हो गया, तो अब वो उतना स्पीड से नहीं बढ़ेंगे। तो मार्जिन्स यहाँ से हमें तेजी से एक्सपैंड होती हुई दिख रही होंगी। इन्होंने पिछले साल 2400 करोड़ की सेल्स करी थी, और इनके मैनेजमेंट ने बहुत ज्यादा बुलिश गाइडेंस दिया है कि यहाँ से अगले 4 सालों में ये 12,000 करोड़ रुपए का सेल्स का जो मार्क है वो टच कर ले जाएंगे, जो कि आपकी CAGR के टर्म्स में जबरदस्त 50% ग्रोथ बनती है। तो इसमें मैनेजमेंट 30% SSG और 20% डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ का अंदाजा लेकर चल रहा है। SSG मतलब कि इनका कहना है कि ऑन एन एवरेज 30% सेल्स ग्रोथ ना इनके तो जो पुराने स्टोर्स हैं वही सालाना लाते रहेंगे, और इसके अलावा 20% वो ग्रोथ रहेगी जो नए स्टोर्स खोलने से आएगी। अब वैसे आपको 30% SSG थोड़ा हाई लगे शायद, पर हमको लगता है कि वो ये कर ले जाएंगे लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आपके जो ट्रेडिशनल ज्वेलर्स हैं, जैसे आपका कल्याण वगैरह हो गए, तो उनमें ही जो अच्छे प्लेयर्स हैं वहां पर 10-15% SSG वो आराम से ले आते हैं। और ब्लू स्टोन तो आपका लोअर प्राइस पॉइंट या लोअर टिकट साइज सेगमेंट में काम करता है, तो वहां पर ग्रोथ अभी और ज्यादा अच्छी है। बिकॉज हुआ क्या है कि कोविड के बाद से डेली वेयर और ओकेजनल ज्वेलरी का मार्केट इंडिया में बहुत तेजी से बूम किया है। पहले लोग हैवी वेट ब्राइडल ज्वेलरी ज्यादा खरीदते थे, पर अब इस सेगमेंट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। इसके अलावा फैशन ज्वेलरी का भी चलन काफ़ी बढ़ रहा है कि लोग अपने कपड़ों के हिसाब से ज्वेलरी मैच करके पहनते हैं।
बिकॉज़ लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव हो रही है लोगों की। तो ऑल इन ऑल ये सेगमेंट में ही बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स हैं, जो ब्लूस्टोन को फ़ायदा करेंगे। और आप देख रहे हो कि ये जो 50% सेल्स ग्रोथ या सीएजीआर के ऊपर मैनेजमेंट ना मार्जिन एक्सपेंशन की भी बात कर रहा है। तो वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा ट्रिगर है या एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। इनका गाइडेंस है कि यहाँ से ये जो मार्जिन 7 साढ़े 7% पर है, यहाँ से मार्जिन डबल हो जाएगी। तो हम तो ऐसे सोचते हैं कि चलो 4 साल में नहीं भी हुआ, 5 साल लग गए, तब भी यहाँ पर इतनी अच्छी सेल्स ग्रोथ के साथ मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी बन सकती है। तो ऑल इन ऑल भले ब्लूस्टोन के रिजल्ट्स के बाद ये बिज़नेस रैली किया है, पर हम बोलेंगे कि अभी भी ये बहुत अट्रैक्टिव बेट है। और हम तो बोलेंगे कि अभी ना मेनली आपका स्मार्ट मनी आया है कि बस रिजल्ट्स और कॉन कॉल देख के, तो यहाँ से जैसे-जैसे हमें मैनेजमेंट अपने प्लान्स पर एग्ज़ीक्यूट करता दिखेगा, तो फिर यहाँ से और वैल्यू क्रिएट हो सकती है। तो इस बिज़नेस में भी हमें काफ़ी स्कोप दिख रहा है और आप इसको एक बारी इंडिविजुअली खुद से स्टडी कर सकते हैं। और देखिए अर्निंग सीज़न ना तो अभी बस चालू ही हुआ है, कंपनियाँ बहुत स्पीड से अपने रिजल्ट्स निकाल रही हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप याद से सिंपली स्टॉक्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे जैसे-जैसे और बिज़नेसेस रिजल्ट्स निकालेंगे तो वो सारे हम एनालिसिस आपके लिए ला रहे होंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आप हमें अपने लाइक से भी सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पर ऐसे कई सारे वीडियोज़ ला पाएँगे। और अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हों इन बिज़नेसेस को लेकर तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।